नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे चोल वंश। अगली हेडिंग लिखो चोल वंश, और इस पर हम कुछ पॉइंट समझते हैं कि चोल वंश के अंतर्गत कौन कौन से शासक हुए और इनकी विशेषताएं क्या रही। ठीक है, सबसे पहले इनका जो राज्य क्षेत्र था ये कहाँ था। राज्य देखिए, राज्य इनका पेन्नार, पेन्नार और कावेरी नदी के मध्य, कावेरी के मध्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु में। ठीक है, सेम वही चीज होगी जैसे उनका भी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में था, इनका भी राज्य कहां था, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में था। दूसरी बात देखो, अब इनने अपनी राजधानी कहां पर बनाई इसको समझना। इनकी जो राजधानी थी उरैयूर थे, राजधानी कहां थी इनकी, उरैयूर। राजधानी पहले तो उरैयूर थी, उरैयूर। बाद में जो इनकी राजधानी बनी वो तंजौर बनी, बाद में तंजौर। इनकी राजधानी कहां है, तंजौर। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी राजधानी तंजौर। ठीक है, जैसे पल्लव कहां के थे, कांची के पल्लव थे, और जबकि ये चोल जो है ये तंजौर इनकी राजधानी थी। पहले राजधानी इनकी उरैयूर हुआ करती थी। क्लियर हो गया। इसके बाद अब बात आती है यहां पर शासकों की। सबसे पहले हम बात करते हैं विजयालय की। अब मैं सारे शासक इसमें नहीं लिखाऊंगा, जो मुख्य शासक है विजयालय। ठीक है, नंबर 1 लिखेंगे विजयालय। अब विजयालय क्या है, इस वंश का संस्थापक है। पूछा जाता है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो ये विजयालय था, और इसने जो अपनी राजधानी उरैयूर से तंजौर बनाई थी। देखो, एक तो पॉइंट इसमें ये आता है कि यह चोल वंश का संस्थापक था, चोल वंश का संस्थापक था। दूसरा, इसने अपनी राजधानी उरैयूर से तंजौर बनाई। ठीक है, अब यहां पर देखो, इसे द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे चोल वंश का द्वितीय संस्थापक कहते हैं, संस्थापक कहते हैं। ठीक है, और ये किसके सामंत थे, ध्यान रखना, ये पल्लवों के सामंत थे। चोल किसके सामंत थे, चोल पल्लवों के सामंत थे। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर आप कहोगे द्वितीय संस्थापक कैसे हो गया। पहले जब संगम काल हुआ करता था, संगम काल के समय कहते हैं कि चोल पहले भी शासन क्या करते थे इस क्षेत्र में, तो इनका समय जो है संगम काल से ही माना जाता है, संगम काल। उसके बाद कहते हैं कि बीच में इनका शासन बिल्कुल समाप्त हो गया। ये बहुत बड़ा क्षेत्र, कहते हैं कि यहाँ पर इन तटों में और भी क्षेत्र था भारत का, कहते हैं ये समुद्र में डूब गया, पहले कहा जाता है डूब गया, तो इनका साम्राज्य यहाँ पर खत्म हो गया। बाद में फिर ये यहाँ पर जब पल्लव आए, तो पल्लवों के बाद इन्होंने फिर से अपने राज्य को फिर से विकसित किया, और इसीलिए इसे द्वितीय संस्थापक कहते हैं। वैसे इसका जो प्रथम वास्तविक संस्थापक कहते हैं वो कलिकार को माना जाता है, कलिकार को। तो हमें इतने बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है उन पॉइंटों में, इतना ही आप याद रख लेना कि राजधानी इनकी पहले उरैयूर हुआ करती थी। बाद में तंजौर, जब विजयालय द्वितीय संस्थापक बना तो इसने अपनी राजधानी तंजौर बनाई। ये जो उरैयूर, ये जो बहुत बड़ा हिस्सा था पहले भारत का, ये जो दक्षिण भारत का हिस्सा था, ये समुद्र में डूब गया संगम काल में। यहां तक भारत का ये विस्तार हुआ करता था, ये पूरा क्षेत्र ये समुद्र में डूब गया, इसलिए ये पूरा साम्राज्य फिर संगम काल का पूरा क्षेत्र जो है समाप्त हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हाँ, अच्छा, सामंत का मतलब क्या होता है। सामंत देखो होता क्या है, देखो जैसे कोई राजा है, ठीक है, राजा जैसे किसी क्षेत्र में शासन कर रहा है, वो क्या करता था, अपने कुछ जैसे सैनिक जो उनको वेतन नहीं दिया करते थे, है ना, वेतन के बदले क्या देते थे, जमीन दे देते थे कि भाई इतनी जमीन तुम्हारी इधर पर ये तुम्हारा हो गया। ठीक है, जैसे मान लिया हमने हल्द्वानी के क्षेत्र में कोई राजा है, और राजा क्या करेगा, अपने जो
काम करने वाले जो लोग हैं उसके पास जो युद्ध वगैरह करते हैं, सैनिक हो गए, सैनिकों से ऊपर फिर अलग अलग स्तर के वहां पर सेना नायक हुआ करते थे पहले। तो उनको क्या करते हैं, कुछ क्षेत्र दान में दे देंगे, दान में कह लो, या फिर वेतन के बदले वो क्षेत्र दे दिया जाएगा। अब उस क्षेत्र पर वो धीरे धीरे वो क्षेत्र उनका हो जाएगा। अब कई सारे सामंत को धीरे धीरे उनकी सैलरी बढ़ते जाएगी, हर महीने की सैलरी बढ़ रही है, तो धीरे धीरे कई साल तक जब काम कर रहे हैं तो उनको बहुत बड़ा क्षेत्र देना पड़ता था। उस क्षेत्र में वो शासन कर, माना इस पूरे क्षेत्र में शासन कर रहे हैं, यहाँ उनने क्या किया, लाल कुआं का क्षेत्र एक व्यक्ति को दे दिया, इधर कालाडूंगी का क्षेत्र एक व्यक्ति को दे दिया, आसपास के जितने क्षेत्र थे वो अपने सामंत बन जाते थे। वो बाद में, पहले उनके यहाँ काम करने वाले होते थे, फिर उस क्षेत्र में शासन करने लग जाते थे। वो माना लाल कुआं में वो शासन करने लग गया, कालाडूंगी में दूसरा शासन करने लग गया, इधर भीमताल के क्षेत्र में, नैनीताल के क्षेत्र में अलग से लोग शासन करने लगे। इसी के जो यहाँ काम करने वाले थे उनको वो भूमि वेतन के बदले वो भूमि दे दी। धीरे धीरे ये लोग क्या करते थे, ये उस सब आपस में मिल जाते थे और फिर ये राजा को पराजित कर देते थे। ठीक है, तो इन्हीं को सामंत कहा जाता था, जो कि जिनके पास राजा की भूमि होती थी उन लोगों को सामंत कहा जाता था, जो राजा की भूमि में अपना शासन स्थापित किया करते थे। ठीक है, हाँ, इसी तरीके से समझ लो एमएलए या फिर उसके पास जो भी अधिकारी वगैरह है ना, काम कर रहे हैं जितने भी अधिकारी, माना डीएम है, एसडीएम है, हर डीएम को अब वेतन नहीं दिया, उसके बदले उसको कुछ क्षेत्र दे दिया। इस बार थोड़ा जमीन दी, एक खेत दे दिया, अगली बार दूसरा खेत भी देना पड़ेगा, है ना। फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते उसके पास बहुत ज्यादा जमीन हो जाया करती थी, फिर उस जमीन पर वो अपना शासन करने लग जाते थे और सब आपस में फिर वो मिल करके राजा को ही पराजित कर देते थे कई बार सामंत। ठीक है, तो ऐसा कई बार हुआ कि सामंतों ने अपने जो राजा होते थे उनको पराजित करके खुद अपना अधिकार कर लेते थे। तो इस तरीके से चलता था। और कोई सामंत जैसे कई सालों से उसके राजा के पास काम कर रहे हैं, धीरे धीरे उसके पास इतनी जमीन हो जाएगी कि राजा से भी ज्यादा जमीन हो जाएगी, तो फिर वो धीरे धीरे राजा को ही पराजित कर देगा, है ना, अपनी सेना बना करके राजा को पराजित कर। तो इस तरीके से चलता था ये। पहले सामंतों की बहुत ज्यादा प्रचलन हुआ करता था पहले। तो विजयालय जो है चोल वंश का संस्थापक था और राजधानी उरैयूर से इसने तंजौर बनाई और इसे चोल वंश का द्वितीय संस्थापक कहते हैं। और चोल पल्लवों के सामंत थे, जबकि पल्लव किसके सामंत थे, तो हमने क्या कहा था, आंध्र सातवाहन जो होते थे उनके सामंत हुआ करते थे। ठीक है, हाँ ऐसा होता है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ऐसे ही होता था। फिर धीरे धीरे वो प्रभावी हो जाते हैं ना। कई बार देखा होगा एमएलए, जैसे हरीश रावत जी के समय पर एमएलए ने क्या किया, पार्टी छोड़ दी, दूसरी पार्टी में शामिल हो गया ना। तो इस तरीके से वो भी जो सामंत होते थे वो बड़े बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाते थे, तो फिर अन्य राजाओं के साथ मिलकर इस राजा को पराजित कर देंगे। तो इस तरीके का चलता था। वही प्रथा अभी भी, अब वो दूसरे तरीके से चलती है। ठीक है, तो ये विजयालय की बात होगी। अब हम बात करते हैं दूसरा जो शासक है, परांतक। अगला शासक विजयालय के बाद आता है परांतक। ठीक है, इसमें एक आदित्य भी आता है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, परांतक की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक दो फैक्ट इंपोर्टेंट निकल के आते हैं। इसने, मैंने पहले भी बताया था, इसने एक युद्ध किया था। इसने, परांतक ने तक्कोलम के युद्ध में, याद है किसी को तक्कोलम का युद्ध? तक्कोलम के युद्ध में कृष्ण थर्ड को पराजित किया था। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले भी लिखा था कि राष्ट्रकूट जो शासक था कृष्ण थर्ड, तक्कोलम के युद्ध में कृष्ण थर्ड को पराजित किया था, कृष्ण थर्ड को हराया था। ठीक है, कृष्ण थर्ड को हराया था। यह था तक्कोलम का युद्ध। ये किसके बीच हुआ पूछा जाता है, तक्कोलम का युद्ध। तो यह युद्ध एक तो परांतक प्लस किसके बीच हुआ, कृष्ण थर्ड के बीच हुआ, कृष्ण थर्ड के बीच हुआ। और इसमें कृष्ण थर्ड की हार हुई, कृष्ण थर्ड की हार हुई। ठीक है, जब हमने राष्ट्रकूट पढ़ा था वहां पर आपको ध्यान होगा कि कृष्ण थर्ड की हार हो गई थी इस युद्ध में और परांतक ने इसे पराजित किया था। और एक पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, देखो, इसने चिदम्बरा में नटराज मंदिर बनाया था। क्या बनाया था, नटराज मंदिर बनाया था, नटराज मंदिर बनाया था। सर्च करके देखना, नटराज मंदिर बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नटराज मंदिर किसने बनाया, तो परांतक ने। और नटराज मंदिर कहां है भी पूछा जाता है, तो चिदम्बरा में नटराज मंदिर, तमिलनाडु के चिदम्बरा में। नटराज मंदिर में आपने देख रखा होगा, जब ये
संगीत नृत्य के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में जो लोग अच्छा नृत्य करते हैं तो उन्हें नटराज की मूर्ति दी जाती है, ठीक है, तो उसके लिए जानी जाती है, नटराज मूर्ति उसमें बनी रहती है वहां पर, हाँ ठीक है, तो नृत्य से संबंधित ये नटराज की मूर्ति उसमें दी जाती है। और नटराज की मूर्ति आपने देखा होगा एक पैर में खड़ी मूर्ति रहती है, कुछ इस तरीके से हाथ किए हुए एक पैर में रहती है वो, तो उसको आप लोग देखोगे तो ये नटराज मंदिर कहां पर स्थित है, तो चिदम्बरा में। और किसने बनाया, तो परांतक ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक पॉइंट है ये, ठीक है। चलिए अभी तक के इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या निकल के आए चोल वंश में, देखो सबसे पहली बात इनकी राजधानी कहां थी, तंजौर, एक पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है चोल वंश का। दूसरा ये किसके सामंत थे, तो ये पल्लवों के सामंत थे, सामंत में से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ये पल्लवों के सामंत थे, 2 पॉइंट हो गए। और तीसरी चीज, इसने नटराज मंदिर किसने बनाया था, ये 3 पॉइंट आपके चाहो तो अलग से लिख लेना आप, ठीक है। सबसे पहले चोल वंश का की राजधानी कहां थी, तंजौर, एक इसको याद रखना। दूसरा, चोल पल्लवों के सामंत थे। तीसरा, नटराज चिदम्बरा में नटराज मंदिर परांतक ने बनाया था। जिसको इस तरीके से समझ नहीं आया तो उन फैक्टों को अलग लिख लेना, इन 3 फैक्टों को भी लिख लोगे तो यहां से आपका काम बन जाएगा। अब इस वंश का सबसे इंपोर्टेंट शासक लिख लो, राज राजा फर्स्ट, ठीक है। अगला आता है राज राजा फर्स्ट, फिर राजेंद्र फर्स्ट और वीर राजेंद्र, ये 2-3 शासक और हैं, इन पर हम बात करते हैं। लिखा इतना सबने, हाँ वो अलग चीज होगी, वो चिदम्बरा वो इनकी रचना हुई ना, वो रचना अलग हो गया, उससे यहां पर कोई मतलब नहीं है ना। चिदम्बरा उनकी रचना है और चिदम्बरा जो है यहां का तमिलनाडु का एक क्षेत्र भी है, ठीक है। लिखा इतना सबने। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट शासक में आ रहा हूं, यहां पर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं। ठीक है, अब देखिए अगली हेडिंग आप लोग लिखेंगे, यहां से अगले शासक के बारे में लिखना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये नटराज मंदिर था, इस पर आप लोग फोकस करेंगे। नटराज मंदिर और सामंती किसके थे और राजधानी कहां थी, या तो पल्लवों की राजधानी पूछी जाती है या चोलों की राजधानी पूछी जाती है। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे इसमें राज राजा फर्स्ट, अगला जो शासक है उसका नाम है राज राजा प्रथम, ठीक है। राज राजा प्रथम, इसने क्या किया था, ये दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है यहां से, इस क्षेत्र में शासन करते थे ये, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में, यहां श्रीलंका था, इस श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया था इसने और श्रीलंका को इसने जीत लिया था। श्रीलंका में आक्रमण करके, हाँ चोल वंश का ही है ये, चोल वंश का ही शासक है। नेक्स्ट शासक, अगला शासक नंबर 3 जो है ये राज राजा फर्स्ट हम लिखे, ठीक है। ये सब चोल वंश के शासक पढ़ रहे हैं अभी, हाँ ठीक है, ये सारे शासक जो है चोल वंश के ही। चोल वंश का ये सबसे प्रतापी शासक था, राज राजा फर्स्ट। सबसे पहली बात, चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था, चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था, पहली बात ये होगी, सबसे प्रतापी शासक था। अब इसने क्या किया, देखो यहां से श्रीलंका में आक्रमण कर दिया और श्रीलंका में उस समय पर महेंद्र पंचम शासक हुआ करता था और उसको पराजित कर दिया, ठीक है। इसने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित किया, ठीक है। महेंद्र पंचम को इसने हराया था और इसने क्या किया, वहां पर एक मुंडी चोल मंडलम अपना एक विजित क्षेत्रों को नाम दिया इसने। देखो अगला पॉइंट है, इसने श्रीलंका में विजित क्षेत्रों को मुंडी चोल मंडलम नाम दिया, ठीक है। उस क्षेत्र को क्या नाम दिया, मुंडी चोल मंडलम। यह पूछा जाता है कि
राजराजा फर्स्ट ने श्रीलंका में विजित क्षेत्रों को किस नाम से बसाया, तो उसे मुंडी चोल मंडलम के नाम से बनाया था। ठीक है, और उसकी राजधानी इसने पोलन्नरुवा को बनाया। राजधानी 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 पोलन्नरुवा बनाई, वहां पर श्रीलंका में। हाँ, पोलन्नरुवा को बनाया जिसका नाम, वहां का पोलन्नरुवा था जिसका नाम अनुराधापुरम रखा। क्या रखा? अनुराधापुरम रखा। ये इसने उस राजधानी का नाम रखा। मुंडी चोल मंडलम बसाया, उसकी राजधानी अनुराधा। देखो यहां पर कितना क्षेत्र इसने जीत लिया था, लगभग आधा राज्य इसका जीत लिया था महेंद्र पंचम का। और यहां पर इस पूरे साम्राज्य का नाम क्या रखा? मुंडी चोल मंडलम रखा। और जो ये मुंडी चोल मंडलम है, इसकी जो राजधानी थी वो यहां पर पोलन्नरुवा एक जगह था, पोलन्नरुवा मुंडी चोल मंडलम में। इस पोलन्नरुवा को राजधानी बनाया, लेकिन इसका नाम क्या रखा? अनुराधापुरम। ये इस तरीके से इसने बताया। ठीक है, मुंडी चोल मंडलम बसाया, श्रीलंका में विजित क्षेत्रों का नाम मुंडी चोल मंडलम रखा, उसकी राजधानी इसने अनुराधापुरम रखा। ठीक है, हो गया क्लियर इतना? इस पॉइंट को याद रखना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ पर टिपिकल हो जाता है, लेकिन इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसने तंजावुर में एक मंदिर बनाया जिसे बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं। इसने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर बनाया। बृहदेश्वर मंदिर बनाया। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर बनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे नटराज मंदिर इंपॉर्टेंट है वैसे ही बृहदेश्वर मंदिर है। और इसकी विशेषता ये क्या है कि ये जो पूर्ण रूप से ग्रेनाइट से बनाया है, जो पूर्ण रूप से ग्रेनाइट से बना है, पूरी तरीके से ग्रेनाइट से बना है ये। ठीक है, ये पूर्ण रूप से ग्रेनाइट से बना है। पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का या चोल वंश का कौन सा ऐसा मंदिर है जो पूर्ण रूप से ग्रेनाइट से बना है, तो बृहदेश्वर मंदिर है। ठीक है, और दूसरा हमने यहाँ पर नटराज मंदिर पढ़ा। दो मंदिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मैं सेलेक्टेड पॉइंट पढ़ा रहा हूं। अगर आप देखोगे चोल वंश में बहुत ज्यादा फैक्ट है, बहुत ज्यादा पॉइंट इससे निकल के आते हैं। और ये जो पूरा इस पोर्शन को हमने पढ़ा, लोग इसके लिए यहाँ से तमिलनाडु की एनसीईआरटी बुक मंगा करके पढ़ते हैं इसको, समझ रहे हो? इसके लिए तमिलनाडु की जो एनसीईआरटी बुक है उसको प्राचीन इतिहास पढ़ने के लिए उसको मंगाया जाता है। तो बाहर से, वहां से तमिलनाडु से ऑनलाइन उसको कई बच्चे मंगाते हैं उसको। तो वहां पर उन बुकों में इसके बारे में बहुत ज्यादा वर्णन डिटेल में मिलता है। इसलिए एनसीईआरटी सबसे अच्छी तमिलनाडु की मानी जाती है ये प्राचीन इतिहास के लिए। ठीक, और इसने स्थानीय स्वशासन प्रथा भी चलाई थी। इसने क्या किया? इसने सबसे पहले स्थानीय स्वशासन समझ रहे हो? स्वशासन प्रथा चलाई थी। स्थानीय स्वशासन प्रथा चलाई। स्थानीय स्वशासन मतलब जो पंचायती राज वाली जो व्यवस्था है। पूछा जाता है कि चोल वंश के किस शासक ने पंचायती राज व्यवस्था को चलाया या स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को प्रारंभ किया था, तो इसका नाम है राजराजा फर्स्ट ने। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शासक है, सबसे इंपॉर्टेंट शासक चोल वंश में यही है, राजराजा फर्स्ट। तो लिख लीजिए इसके बारे में 5-6 पॉइंट ये इंपॉर्टेंट आगे। चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? राजराजा फर्स्ट। दूसरा, इसने श्रीलंका के किस शासक को पराजित किया था? महेंद्र पंचम को हराया था। ये नाम भी इंपॉर्टेंट होता है। और इसने श्रीलंका में विजित क्षेत्रों को किस नाम से बसाया? तो मुंडी चोल मंडलम के नाम से। और राजधानी पोलन्नरुवा को बनाया जिसका नाम इसने अनुराधापुरम रखा। और इसने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर बनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पूर्ण रूप से ग्रेनाइट से निर्मित मंदिर है। और इसने स्थानीय स्वशासन व्यवस्था भी चलाई थी, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था। ठीक है, क्लियर हो गया? लिखा सबने? ये फैक्ट थोड़ा सा आराम से इनको एक एक करके पॉइंट को समझते हुए चलना, क्योंकि यहां पर का पोर्शन थोड़ा सा टिपिकल है चोल वंश। अब इसके बाद एक और शासक आता है, उसका नाम है राजेंद्र फर्स्ट। नेक्स्ट शासक आता है राजेंद्र फर्स्ट। अगली हेडिंग लिखो, राजेंद्र फर्स्ट प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो इंपॉर्टेंट है बस उन्हीं को लिखा रहा हूं मैं, सारे शासक नहीं लिखा रहा हूं। राजेंद्र फर्स्ट लिखेंगे या राजेंद्र प्रथम?
ठीक है, ओके। अगला नाम लिखेंगे राजेंद्र प्रथम। अब इसने क्या किया, संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया। देखो इसने राजराजा फर्स्ट ने आधा श्रीलंका को जीता था, इसने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया। इसने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था, को जीता था। ठीक है, पूरी तरीके से श्रीलंका को इसने जीत लिया था, ये इसकी विशेषता है। और इसने एक चोल गंगम झील बसाई थी। राजेंद्र चोल किस चीज के लिए जाना जाता है, चोल गंगम झील बसाई थी। ठीक है, इसने, मैं प्रॉपर लिख दे रहा हूं, राजेंद्र फर्स्ट ने, राजेंद्र प्रथम ने चोल गंगम झील बसाई थी, चोल गंगम झील बनाई थी, चोल गंगम झील बनाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चोल गंगम झील किसने बनाई, तो राजेंद्र चोल ने बनाई थी। ठीक है, और इसने एक गंगे कोंड चोलपुरम बसाया था। ठीक है, चिदम्बरा में इसने, तीसरा पॉइंट लिख लेना, चिदम्बरा में गंगे कोंड चोलपुरम बसाया था। जैसे उसने बसाया था, ठीक है, जैसे महाबलीपुरम बसाया था ना, आपने देखा था अभी, वैसे इसने गंगे कोंड चोलपुरम बसाया, गंगे कोंड चोलपुरम। अब ये नाम अगर वैसे ही भी अगर पढ़ोगे तो आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, हो जाएगा। चोल गंगम झील किसने बनाई, राजेंद्र चोल ने। अब चोल वंश के शासक है तो इसलिए चोलों ने बसाई, तो सीधी सी बात होगी। गंगे कोंड चोलपुरम, ये चोल शासक है इसका मतलब है ना, और राजेंद्र फर्स्ट है। नाम थोड़ा सा टिपिकल है यहाँ पर के, इनको थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएंगे, फिर याद भी हो जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ करके याद हो जाएंगे, लेकिन नाम सुने होने चाहिए। क्लियर। और एक फैक्ट इसमें, लास्ट एक और फैक्ट आता है, इसको भी आप लोग लिख लेंगे। लास्ट फैक्ट लिखना, इसने नौसेना का सर्वाधिक विकास, नौसेना का सर्वाधिक विकास राजेंद्र फर्स्ट के समय हुआ, राजेंद्र प्रथम के समय हुआ था। पूछा गया क्वेश्चन है, प्रथम के समय हुआ। नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ, तो राजेंद्र फर्स्ट। नौसेना जो होती है, जल सेना जो है, इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया तो वहां पर इनकी नौसेना ने काम किया। ठीक है, तो नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय पर हुआ, तो राजेंद्र फर्स्ट के समय। इन लोगों ने यहां से, देखो उत्तर की तरफ नहीं आए, यहां से आगे बढ़े, बहुत बड़े क्षेत्र को, समुद्र के तटों के क्षेत्रों में जितने भी क्षेत्र थे, इन सब क्षेत्रों को जीता था इन्हें। वहां पर इंडोनेशिया वगैरह, थाईलैंड, बैंकॉक, इन पूरे क्षेत्रों को, इन क्षेत्रों को इन्होंने जीत लिया था यहां से। और इनके समय पर नौसेना का बहुत अधिक विकास हुआ था। चलिए नेक्स्ट एक और शासक के बारे में लिखा रहा हूं, लास्ट शासक लिखा रहा हूं, अब इसमें ज्यादा नहीं लिखाऊंगा। ठीक है, चलिए अब इसको फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, राजराजा फर्स्ट भी हो गया और राजेंद्र फर्स्ट भी हो गया। नेक्स्ट शासक का नाम लिखेंगे इसमें, इसमें आप सेलेक्ट करके, जिनको दिक्कत होगी तो पॉइंट 2 को सेलेक्ट करके आप लोग लिख सकते हो, फिर अलग से इसके जो पॉइंट है उनको याद कर लेना सेलेक्ट करके। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट इंपोर्टेंट है मैं बताते चल रहा हूं, आप लोग उनको लिख लेना। अगला लिखेंगे वीर राजेंद्र, लास्ट लिख लीजिए वीर राजेंद्र। वीर राजेंद्र के एक दो पॉइंट इंपोर्टेंट है, एक ही पॉइंट इंपोर्टेंट है। इसने, इसके समय एक कुंडल संगमम का युद्ध हुआ, कुंडल संगमम का युद्ध लिख लेना, कुंडल संगमम का युद्ध। अब ये किसके बीच हुआ, मैंने आपको पहले बता रखा है, आपको याद होगा। तो वहां पर मैंने जब पहले
पढ़ा था इससे पहले, वहां पर कल्याणी के चालुक्य पढ़ा था, उसी समय मैंने बताया था कि सोमेश्वर को जो है, सोमेश्वर को वीर राजेंद्र ने पराजित किया था, ये मैंने आपको बताया था। सोमेश्वर था वहां पर शासक और उसकी बात की थी, वीर राजेंद्र ने इसे पराजित किया था और इसमें सोमेश्वर की हार हुई। इस युद्ध में सोमेश्वर की हार हुई। कल की ही बात है ये, कल ही हमने बात की थी। सोमेश्वर की हार हुई और उसने क्या किया था, और उसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी, याद आया, आत्महत्या कर ली थी, पढ़ा था ना। तो ये युद्ध था, इसे कुंडल संगमम का युद्ध कहते हैं, जिसमें सोमेश्वर की हार हो गई थी और किसने हराया था उसे, वीर राजेंद्र ने उसे पराजित कर दिया था। क्लियर है। और इसके बाद लास्ट शासक आता है इस वंश का अंतिम शासक, राजेंद्र थर्ड था। बस इतना ही लिखाऊंगा मैं, चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र थर्ड था। ये आप याद रखना, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, राजेंद्र थर्ड। इसके साथ ही हमारा ये वाला पोर्शन यहां पर आज ये कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने लगभग 12-13 वंशों के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, अब आप लोगों का काम है इसको तैयार करना। ये आपके हर एग्जाम में काम आने वाले वंश हैं, इसलिए इसको आप लोग पढ़ लेना। जनरली इन वंशों को कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन मैंने इनको आपको करवा दिया है। जो जीएस वाले पोर्शन में इनको टच ही नहीं करते हैं, तो मैंने ये सारे के सारे वंश आपको लिखा दिए हैं। अब आप लोग इनको तैयार करना, ठीक है। और जिसको इसमें प्रॉब्लम हो रही हो कुछ, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, इस पॉइंट के, चोल वंश के अंतर्गत पॉइंट सुन लो एक बार। चोल वंश के अंतर्गत पॉइंटों को सुन लो आप एक तो जिसको कुछ भी अगर लगे कि हाँ ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो आप लोग एक काम करना, इनकी राजधानी पढ़ लेना। राजधानी, चोल शासकों की राजधानी कहाँ है, तंजौर है। ठीक है, एक तो इसको ध्यान रखेंगे, चोल शासकों की राजधानी कहाँ है, तो तंजौर है। पहली बात तो ये याद रखना। दूसरा, चोल किसके सामंत थे, तो पल्लवों के सामंत थे। 2 पॉइंट मैं आपको सेलेक्ट करके बता रहा हूं, मुझे बाद में ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि ये पता नहीं क्या पढ़ा हमने, ठीक है, समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि ये कई सारी चीजें हैं। मैंने प्रयास तो किया है समझाने का, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये कई सारे वंश होने पर समझ नहीं आते, इसीलिए इनके जो इंपोर्टेंट फैक्ट है उनको पढ़ लेना। राजधानी तंजौर। दूसरा पॉइंट इन्होंने इस वंश में, एक तो राजधानी वाला पॉइंट हो गया, और ये किसके सामंत थे, पल्लवों के सामंत थे। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसमें आपने याद रखना है, इस वंश का तीसरा पॉइंट याद रखना, नटराज मंदिर का निर्माण किसने किया था। नटराज मंदिर कहां स्थित है, चिदम्बरा में, और इसका निर्माण किसने किया था, तो परांतक ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, परांतक फर्स्ट। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट देखो, सर्वप्रथम श्रीलंका को किसने विजित किया था। श्रीलंका को विजित करने वाला शासक कौन था, इसका नाम है राजराजा फर्स्ट। ठीक है, उसने श्रीलंका में अपने राज्य का क्या नाम रखा था, मुंडी चोल मंडलम, इसको याद रखेंगे। और फिर उसके बाद श्रीलंका के किस शासक को हराया था, महेंद्र पंचम इसका नाम है। और बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था, तो राजराजा फर्स्ट। बृहदेश्वर मंदिर वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट इसमें देखो, चोल गंगम झील किसने बनाई थी, चोल गंगम झील किसने बनाई, राजेंद्र चोल ने। वेरी